हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 मैथमेटिक्स क्लास 10th फॉर जैक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का शून्यक ज्ञात करें, है ना। यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 से है, बहुपद चैप्टर से है, बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। दिया है बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना बहुत ही आसान होता है। बस उसको क्या कर देंगे, बराबर में जीरो लिख देंगे, ठीक है। बराबर में जीरो लिखने के बाद एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह एक प्रकार का गुणनखंड है और इस गुणनखंड को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं यह आप लोग पहले से भी जानते होंगे। फर्स्ट जो टर्म होता है और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3x² माइनस 4 को अगर गुना करेंगे तो आएगा -12x²। बात समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा, -12x² आ जाएगा। और -12 को दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ देते हैं जो इसका जो मिडिल वाला टर्म है उसके बराबर आ जाना चाहिए, है ना। यानी कि मिडिल वाला टर्म आप देख सकते हैं -x है, तो 12 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे ताकि कितना आ जाए, -x आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि 12 को हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 3 आएगा, यानी कि 12 क्या क्या चीज़ में टूट रहा है, 2 में टूट रहा है और एक क्या चीज़ में, 3 में टूट रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 को एक साथ लेंगे तो यानी कि 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 3, 4 या 12 भी हो जाएगा और 4 में से 1 घटा देंगे तो -x भी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो वही काम करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सेम लिख देते हैं, तो -3x² हो गया और -4 का 4 हो गया। और 12 को क्या कैसे में तोड़े थे, 4x में तोड़े थे और 3x में तोड़े थे, है ना। साइन कैसे लिखेंगे, वहाँ पे जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा, यानी कि जो मिडिल टर्म रहेगा उसके बेसिस पे उसको ध्यान में रखते हुए साइन को आप लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोगों को क्या चीज़ में लाना है, -x लाना है। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा वाला टर्म होगा उसको माइनस में लेंगे और छोटा वाला जो टर्म होगा उसको प्लस में लेंगे, है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, 4x को माइनस में लिए हैं और 3x को प्लस में लिए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब क्या करते हैं, दो पार्ट को अलग अलग करके उसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों पार्ट में से हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ कॉमन है। तो दोनों में देख सकते हैं x कॉमन है, ठीक है। जब x कॉमन लेंगे तो 3 का 3 रहेगा और 2x में से एक x को बाहर निकाल देंगे तो केवल x बचेगा। और 4x में से x बाहर निकाल दिए तो -4 बच गया, ठीक है। और सेकेंड वाला टर्म में अगर देखा जाए तो उस टर्म में आप देखेंगे, है ना, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं लग रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो इसका मतलब उसमें 1 कॉमन जरूर रहेगा, ठीक है। तो +1 कॉमन ले लिए। अगर +1 कॉमन लेंगे तो 3x का 3x रहेगा और -4 का -4 रहेगा, ठीक है। बराबर में 0 का 0 छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसके बाद देख सकते हैं 3x-4 दो बार है तो उसको हम एक कॉमन ले सकते हैं, तो 3x-4 हो गया। और इसके बाद क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया और प्लस में 1 बच गया, यानी कि इंटू x + 1 बच गया और बराबर में 0 है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं 3x-4 वो भी 0 के बराबर है और x + 1 ये भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी कि बराबर बराबर लिख देंगे और वहाँ से x का मान को निकाल देंगे, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले 3x-4 बराबर 0 लिख देंगे तो 3x बराबर क्या होगा, माइनस में 4 उधर जाएगा बराबर के उधर तो प्लस में 4 होगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 4, और यह 3 जो मल्टीप्लाई में है यानी कि गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा तो 4/3 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक इसी प्रकार से x + 1 बराबर 0 रख देंगे तो x का मान जो आएगा यह प्लस में 1 है और बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ था उस बहुपद का 2 शून्यक निकल गया, ठीक है। एक निकला कितना, 4/3 और एक निकल गया -1। गाइज एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यानी कि जो चर होगा, चर का जितना पावर होगा उसका उतना शून्यक निकलेगा, ठीक है। यदि शून्यक कम हो रहा है तो आप उसको चेक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चर का मैक्सिमम जो घात है वह 2 है, इसलिए x का जो मान निकला यानी कि बहुपद का जो शून्यक निकला वह भी 2 निकला है। 2 पावर रहेगा तो 2 निकलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो हम लोगों को दो वैल्यू निकालना है sin a और cos a का। ठीक है, तो tan a बराबर जो दिया हुआ है 4/3 उसको हम लोग p बाई बी लिख सकते हैं, मतलब tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p बाई बी। तो अगर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, p बराबर 4 आ जाएगा और b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ें होती हैं, p होता है, b होता है और h होता है। तो h नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे h का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हैं समकोण का जस्ट सामने का जो भुजा होता है वह h होता है। ठीक है, और इसके बाद जो थीटा कोण जहाँ पे बनता है उसके जस्ट सामने की जो भुजा होता है वो हो जाता है p। तो tan a दिया हुआ है, इसका मतलब थीटा जो बन रहा है वह a पे बन रहा है, इसलिए a के जस्ट सामने की जो भुजा है वह है p। और इसके बाद जो दूसरी जो भुजा बच जाएगा वह होगा b। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर जानते हैं पी स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो होगा उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे h है और h बराबर यहाँ फार्मूला जो अभी निकाले उसको पुट कर दिए हैं और यहाँ से p और b का मान को पुट कर देंगे। ठीक है, तो p था 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और b था 3 इसलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 16 और 9 को जोड़ देंगे 25 आ जाएगा और 25 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 5। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हैं, 25 का जो वर्गमूल जो होता है वह 5 ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों को सब वैल्यू पता चल गया। ठीक है, p पता चल गया, p तो पहले से दिया हुआ था 4 था। ठीक है, b पहले से ही दिया हुआ था 3 और h निकाल दिए वह आ गया 5। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन जो पूछा था साइन a बराबर पूछा था, तो साइन a बराबर फार्मूला जो जानते हैं p बाई एच जानते हैं। ठीक है, और p का मान पुट कर दीजिए 4 और h का मान जो निकाले 5, यानी कि 4/5 हो जाएगा। और इसी प्रकार से cos a बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है b बाई एच, इसलिए b का मान हुआ 3 और h का मान हो गया 5, इसलिए 3/5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है बिंदुओं a कॉमा बी और b माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 7 से है, बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जो बिंदु दिया हुआ था ए दिया हुआ था ए कॉमा बी और बी दिया हुआ है माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र से एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से x1 x2 का मान लिख देंगे। अब देख सकते हैं x1 बराबर कितना है a है और y1 बराबर है कितना b। ठीक है, और x2 की अगर बात की जाए तो वह है माइनस a और y2 की अगर बात की जाए वह है माइनस b। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी बराबर रूट अंडर हो जाएगा, x2 का मान है माइनस ए पुट कर दिए और x1 का मान है a। ठीक है, तो माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी पुट कर देंगे, y2 का मान है माइनस बी और फार्मूला में ही होता है माइनस और इसलिए हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए और माइनस ए को जोड़ देंगे तो माइनस 2a आ जाएगा, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर हो गया और इसी प्रकार से माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस इंटू माइनस करते तो प्लस आता है, इसलिए माइनस 2a का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा और 2b का स्क्वायर करेंगे तो वह आ जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। और हम लोग जानते हैं कि 4 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 2, इसलिए वहाँ से 2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और रूट अंडर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया दूरी, है ना। a और b के बीच का जो दूरी आ गया वह कितना आ गया 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और लास्ट में आप लोग इकाई जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दूरी कुछ न कुछ इकाई में ही होती है, चाहे तो मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है या सेंटीमीटर में हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आप उसको इकाई जरूर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है
यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 8 से है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान पूछा है। तो tan 2a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एक फार्मूला जानते हैं, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप दोनों में से किसी एक को एक ही रेशियो में चेंज करने की कोशिश करेंगे। चाहे तो आप cot को tan में चेंज कर दीजिए या फिर tan को cot में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, tan को cot में चेंज कर रहे हैं। तो tan को cot में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फार्मूला मैंने आपको बताया कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा, थीटा का स्थान पे आप देख सकते हैं 2a है। ठीक है, तो अगर हम cot के फार्मूला में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा का स्थान पर यहाँ क्या है 2a, तो थीटा का स्थान पे क्या लिख देंगे 2a। ठीक है, तो cot कितना लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, और बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री जो दिया हुआ है उसको सेम छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है। तो tan 2a को cot में चेंज कर दिए, वह कितना आ गया, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, अब इसी को लेकर सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं करना है। दोनों तरफ cot cot है तो cot cot कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 90 माइनस 2a, और इधर बच जाएगा a माइनस 18 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद देख सकते हैं 90 का 90 हो गया, यह माइनस में 18 बराबर का इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा, और a का a है और माइनस 2a जो है बराबर को उस साइड भेज देंगे तो वह प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना, 90 प्लस 18 को अगर जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा, और a प्लस 2a को जोड़ेंगे तो 3a आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर जो होगा 3, जो यह गुना में है इधर आ जाएगा तो बटा में आ जाएगा, और 3 से 108 को काट देंगे तो 36 बार में कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं a का जो मान आ गया वह आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वह बराबर होती है। ठीक है, यानी कि यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 10 से है, और यह थ्योरम है यानी कि प्रमेय है 10.2। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में जो थ्योरम है यह 10.2 थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक वृत्त बना दिए जिसका केंद्र क्या चीज़ है, ओ है। ठीक है, तो इससे मान लेंगे, माना कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसमें दो स्पर्श रेखा है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू और पी आर खींची गई है। आप देख सकते हैं फिगर में बाह्य बिंदु यहाँ पे पी है और पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, तो हम लोगों को सिद्ध कर देना है कि यही जो स्पर्श रेखा है यानी कि पी क्यू और पी आर, इन दोनों की जो लंबाइयां हैं वह बराबर है। ठीक है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, केंद्र ओ जो है ओ से बिंदुओं पी क्यू आर को मिला सकते हैं, और इसको हम लोग रचना में लिख देंगे। ठीक है, तो रचना में क्या लिखेंगे, केंद्र ओ से बिंदुओं पी क्यू तथा आर को मिलाया। ठीक है, और आप देख सकते हैं जब बिंदुओं को यदि मिला दिए तो यह जो है यह दो प्रकार के त्रिभुज में बट गया है ना। एक त्रिभुज क्या आ गया, ओ क्यू पी आ गया, और दूसरा जो त्रिभुज जो बटा हुआ है वह है ओ आर पी में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इन दोनों त्रिभुज से चलेंगे तो त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी में यदि चलेंगे तो आप देख सकते हैं ओ पी दोनों त्रिभुज में है, इसलिए ओ पी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर क्या आप देख सकते हैं कि ओ क्यू और ओ आर दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो है वह वृत्त का त्रिज्या है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और एक और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से अगर मान लेते हैं कि स्पर्श बिंदु पे खींची गई जो स्पर्श रेखा होता है वह क्या होता है, लंब होता है, मतलब वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी बराबर 90 डिग्री है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई जो त्रिज्या होती है वह लंब होती है। बात समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं दो यहाँ पे भुजाएं बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया। ठीक है,
और वह कौन कौन सा है, 90 डिग्री का कोण है। इसलिए बोल सकते हैं त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी जो होगा एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, है ना। सर्वांगसम किस नियम से होंगे, तो आरएचएस नियम से होंगे। आरएचएस नियम आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो जब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके हर एक जो पार्ट होता है, हर एक पार्ट का मतलब हुआ कि उसकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं जो पी क्यू जो भुजा होगा वह पी आर के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम लोग इससे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है ना। यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे जो लंबी भुजा होती है वह हाइपोटेनस होती है, यानी कि कर्ण होती है। और यदि एक समकोण त्रिभुज है तो उसकी जितनी भी भुजाएं होगी वह पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। यह पॉइंट हमेशा याद रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उसकी जितने भी भुजाएं होंगी, ऐसे तीन ही भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाएं जो होगी वह पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगी, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है यह आप लोग पहले से भी जानते होंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी बराबर दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर जो दिया हुआ था वह था 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर जो दिया हुआ था वह था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात लिख सकते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो लंबी भुजा जो दिया हुआ है वह 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको हम लोग कर्ण मान लेते हैं, ठीक है। जब कर्ण मान लेंगे तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर, और इसके बाद होता है आधार का स्क्वायर, और आधार के बराबर में कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625, 7 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576, ठीक है। और इसके बाद 625 का 625 हो गया और 49 और 576 को यदि जोड़ेंगे तो वो भी आ जाएगा 625। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं यह जो क्या बोल सकते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका यह पालन कर रहा है ना। यानी कि पालन कर रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज की जो भुजाएं जो दी गई थी वह पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही है, अतः बोल सकते हैं यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। बात समझ में आ रही है। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं होती है पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही है, इसका मतलब तीनों जो भुजाएं होंगी वह समकोण त्रिभुज की होगी। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7, 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 7 से है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, जो बिंदु दिया हुआ था उसका कुछ नाम नहीं था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका नामकरण कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि जो बिंदु P है वह बिंदुओं A -1,7 और B 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में बिंदु A है और यहाँ पे B है और P पॉइंट जो है यह AB को विभाजित कर रहा है 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं जो बिंदु P है उस बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स वाई बराबर जो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में होता है m1 प्लस m2, ठीक है। इसी प्रकार से एक और होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में होता है m1 प्लस m2, ठीक है। यानी कि पहला जो होता है वह x का होता है और जो दूसरा जो होगा वह y का निर्देशांक होगा, ठीक है। और इस फिगर से हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं
x1 बराबर लिख सकते हैं -1, ठीक है, और x2 बराबर जो लिखेंगे वह लिख देंगे 4, ठीक है। उसी प्रकार से y1 बराबर हो जाएगा 7, y2 बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। और फर्स्ट जो रेशियो होता है वह m1 का मान दिया हुआ है और दूसरा जो रेशियो है वह m2 का मान दिया हुआ है, इसलिए m1 बराबर 2 और m2 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यह जितना भी वैल्यू दिया हुआ है सारे वैल्यू को विभाजन सूत्र के फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। यदि फार्मूला में पुट करते हैं तो देख सकते हैं फार्मूला था m1 x2, ठीक है, m1 हो गया 2, ठीक है, और x2 हो गया कितना 4, तो 2 × 4 हो गया, ठीक है, प्लस होता है m2 x1, तो m2 कितना है 3 है और x1 कितना है -1, ठीक है, और बटा में होता है m1 प्लस m2, तो m1 कितना था 2 और प्लस हो जाएगा 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सेम टू सेम इसमें भी पुट कर देंगे, वह था देख सकते हैं m1 y2, तो m1 हो गया 2, y2 कितना -3, और इसके बाद होता है फार्मूला m2 y1, m2 3 है और y1 कितना है 7 रख दिए, ठीक है, और बटा में है m1 प्लस m2, तो 2 + 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यदि इसे सॉल्व कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो सकता है, 2 × 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 × -1 -3 आ गया, 2 + 3 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसी प्रकार से 2 × -3 तो -6, 7 × 3 करेंगे 21 आ जाएगा, और 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 घटा दीजिए 5 आ जाएगा, 5/5 हो जाएगा, ठीक है, और -6 + 21 मतलब 15/5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 काट देंगे, एक बार में कट जाएगा, और 5 से 15 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कितना आ गया 1,3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निर्देशांक जो था x, y, यानी कि जो p का जो निर्देशांक था x, y, उसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया 1,3, ठीक है। तो अतः लिख सकते हैं p के निर्देशांक जो होगा 1,3 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि वृत्त की जो त्रिज्या है वह r है, ठीक है, और प्रश्न से दिया हुआ था वृत्त का जो परिमाप होगा वह वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो लिख दिए। और जैसा कि हम लोग फार्मूला से जानते हैं वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है πr², ठीक है। तो पाई से पाई काट दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक आर से एक आर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा r बराबर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं r बराबर 2 मतलब इकाई, क्योंकि रेडियस है त्रिज्या है तो त्रिज्या का कुछ ना कुछ यूनिट होगा, मतलब सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं अतः वृत्त की जो त्रिज्या हो गई वह r बराबर 2 इकाई हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, एक AP में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 5 से है। सबसे पहले दिया है उसको लिख लीजिए, a बराबर दिया हुआ था 5, d बराबर 3 और an बराबर दिया हुआ था 50, ठीक है। तो पूछ रहा था n का मान, ठीक है। जैसा कि हम लोग फार्मूला से जानते हैं an बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है a + n - 1 × d होता है, ठीक है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। an बराबर दिया हुआ था 50, ठीक है, और a का मान दिया हुआ था 5, तो 5 प्लस हो गया। n का मान नहीं दिया हुआ था उसी को फाइंड करना था, इसलिए n - 1 को छोड़ दिए, और d का मान दिया हुआ था 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 5 प्लस में है बराबर को इस साइड ले आइए तो 50 - 5 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा n - 1 × 3, ठीक है। तो 50 में से अगर 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 45, और यह जो 3 है 3 गुना में है बराबर के इधर भेज देंगे तो आ जाएगा भागा में, ठीक है। तो 3 आ गया बटा में, यानी कि 45 बटा कितना हो जाएगा 3, और 3 से 45 को काट दीजिए तो 15 × 45 यानी कि 15 आ गया, तो n - 1 बराबर आ गया 15। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में 1 है बराबर को उस साइड भेज देंगे, प्लस में 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ गया n, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया 16। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं n बराबर क्या चीज़ 16, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं, ठीक है भाई, दोनों मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जो जन्मदिन है वह भिन्न भिन्न है, और दूसरा जो पूछा है दोनों का जो जन्मदिन है वह एक ही दिन है, ठीक है। और इसमें बोल दिया लीप वर्ष को छोड़ देना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। गाइज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक साल में टोटल जो दिन होता है वह 365 होता है, इसलिए कुल जो परिणाम हो गया वह 365 हो गया, ठीक है।
मान लेते हैं सविता का जो जन्मदिन है वह 365 दिन में से किसी एक दिन है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो आप बताइए, जब सविता का जन्मदिन 365 दिन में एक दिन किसी दिन अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमीदा का जो जन्मदिन आएगा यानी कि उसका जो जन्म हुआ होगा वह उसके अलावा 365 दिन का एक दिन के अलावा यानी कि किसी दिन भी हो सकता है। यानी कि 365 में एक दिन तो जन्मदिन हो गया सविता का। अब बचा कितना 364, तो 364 में किसी भी दिन हो सकता है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम जो हो जाएगा जब जब दोनों का जन्मदिन अलग अलग होगा तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 365 माइनस 1 बराबर 364। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। 364 इसलिए हुआ क्योंकि 365 सविता का मान लिए कि किसी दिन होगा, तो जो 364 दिन बचेगा वह हमीदा का जन्मदिन होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम लोग इसकी प्रायिकता निकाल देंगे, तो प्रायिकता बराबर क्या लिख सकते हैं, हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अनुकूल परिणाम बटा में होता है कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया 364 और कुल परिणाम कितना जानते हैं 365, इसलिए 364 बटा कितना हो जाएगा 365। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा था जब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो एक बात बताइए 365 दिन में किसी एक दिन अगर दोनों का जन्मदिन होता है तो उसका अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया 1। मान लेते हैं कि 25 दिसंबर का उन दोनों का जन्मदिन होता है तो एक ही दिन हुआ है ना, या फिर 21 जनवरी का मान लेते हैं तो एक ही दिन हुआ। कोई भी डेट का होगा, किसी भी दिन होगा तो एक ही दिन होगा, इसलिए अनुकूल परिणाम की संख्या हो गया 1। ठीक है, अब प्रायिकता की अगर बात करते हैं तो प्रायिकता क्या चीज़ है, सविता और हमीदा का जो जन्मदिन है वह एक ही दिन है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल कितना हो गया 1 हो गया और कुल परिणाम कितना हो गया 365 है ना, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 365। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से 49 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।